आज का ये हमारा लेसन नंबर 6 है। और जैसा कि आपको पता है कि हम ये वाला कोर्स जो है वो लाइफ इन द यूके टेस्ट स्टडी गाइड 2026 एडिशन जो बुक है उसमें से ये टेस्ट बना रहे हैं। और ये सामने आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये इस बुक का कंप्लीट नाम है। ये वो वाली बुक है जिसमें से आपके लाइफ इन द यूके के टेस्ट तैयार होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये उसका करिकुलम है। मैं हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ लोग दरमियान से शुरू करते हैं, उनके सामने लेसन नंबर 6 आ गया तो उन्हें पता हो कि ये हो क्या रहा है। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे टेस्ट की वीडियोस बनाई हुई हैं पहले भी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि वो बुक पढ़ना चाहते हैं। तो फिर उस वजह से मैंने फिर ये बुक के लेसन बनाए हैं। और आप ये देखें, यहाँ पे ये बुक का जो पिक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो ये वाली लेटेस्ट बुक है 2026 एडिशन लाइफ इन द यूके टेस्ट स्टडी गाइड है। ये इसका पूरा नाम है, आप देख सकते हैं। और ये बुक आप या तो परचेज़ कर लें, ख़रीद लें, या फिर आप लाइब्रेरी से ले लें। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आपके पास बुक होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी ये वीडियो बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए एक्ट करेगी जैसे आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है और पेज बाय पेज हम पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैं हर स्लाइड के ऊपर आपको बुक का पेज नंबर बताता हूँ और फिर उसके ऊपर आपको पढ़ाता हूँ और फिर वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लास में बैठ के आप पढ़ते हैं और टीचर आपको बताता है कि अब आप पेज नंबर इस पे जाएं, ये वाली लाइन है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो बुक का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि इसमें 7 चैप्टर्स हैं और चैप्टर 1, 7 और चैप्टर नंबर 8 ये टेस्ट इनमें से नहीं आता। सिर्फ चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से टेस्ट आता है। ठीक है, ये बाकी ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये इंट्रोडक्शन है या टेस्ट हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि जितने भी टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट हों, आपके गूगल पे हों या आपका जो ऐप्स डाउनलोड आपने की हुई होती हैं उन पे हों, सारे के सारे टेस्ट इस बुक में से बनते हैं। तो इस वजह से अगर आप इस बुक को समझ लें, पढ़ लें, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का क्वेश्चन का आंसर करते हुए। अभी आपको पता भी चल जाएगा। तो ये देखें, ये पेज नंबर 13 है। लेट से अगर आपके पास बुक है तो आप पेज 13 ओपन कर लेंगे और उसके ऊपर ये आपका टेक्स्ट आएगा। अब मैं यहाँ से आपको टीच करूँगा। ठीक है, सो हमारा जो लास्ट लेसन था वो हमने रोमन्स को पढ़ लिया था और हमने यहाँ से स्टार्ट करना है एंग्लो सैक्सन से। तो अभी आप इसको समझें कि हमने ये पढ़ा था कि रोमन्स ने यूके पे हमला करके और कब्ज़ा कर लिया था और ये वो यहाँ पे फिर 400 साल तक तकरीबन उन्होंने हुक्मरानी की थी। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। The Roman army left Britain in AD 410 to defend other parts of the Roman Empire and never returned। ये मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो साथ साथ आप देखें कि मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि रोमन्स ने बरतानिया को कब छोड़ा। सो ये डेट आपको याद रखनी है, AD 410। ठीक है, क्योंकि रोमन आर्मी के अपने दूसरे प्रॉब्लम्स थे, दूसरी जगहों पे उनकी सल्तनत को, उनकी जो कंट्री को प्रॉब्लम्स, रिस्क थे, तो इस वजह से वो यहाँ से चले गए। सो ब्रिटेन वाज नेवर अगेन इन्वेडेड बाय ट्राइब्स फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप। ओके, तो जब वो यहाँ से चले गए तो नॉर्दर्न यूरोप से कुछ ट्राइब्स, कबीले जिनको कहते हैं, उनमें से द जूट्स, एंगल्स एंड द सैक्सन्स, ये नॉर्दर्न यूरोप से आए और आके इन्होंने ग्रुप बना के यूके पे अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब उनको पता था रोमन्स है नहीं। द लैंग्वेजेस दे स्पोक आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न डे इंग्लिश। सो ये जो 3 कौमें आई थी इनको मिला के एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं, यानी अब ये उनका दौर शुरू हो रहा है। तो वो जो ज़बान बोलते थे वो वाली ज़बान आज जो इंग्लिश बोली जा रही है उस ज़बान की इब्तदाई शक्ल थी, बेसिक्स थे। Battles were fought against invaders, but about AD 600 Anglo-Saxon kingdoms were established in Britain। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कब एंग्लो सैक्सन्स की किंगडम्स ब्रिटानिया में पूरी तरह से मीन्स के कायम हो गई। तो AD 600। तो ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा कि सवाल कैसे आ सकते हैं,
थोड़ा सा अभी बता देता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि AD 600 में कौन सी नेशन की किंगडम्स इस्टेब्लिश हो गई थी, तो फिर आपको लिखा हुआ आ सकता है रोमन्स की, एंग्लो सैक्सन्स की, वाइकिंग्स की, तो फिर आपको एंग्लो सैक्सन्स का आंसर करना है। कभी आपको सवाल ये आएगा कि एंग्लो सैक्सन्स की किंगडम्स AD 600 में किस जगह पे इस्टेब्लिश हुई, तो आपको आंसर ब्रिटेन होगा। कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि एंग्लो सैक्सन्स किंगडम ब्रिटेन में कब हुई, तो AD 600। सो जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी भी तरह से सवाल उसका आंसर कर सकें। These kingdoms were mainly in what is now England. ये जो किंगडम्स थी ये ज़्यादातर उस जगह पे थी जो जिसको आज के दौर में इंग्लैंड कहा जाता है, यानी स्कॉटलैंड में नहीं थी, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड में थी। The burial place of one of the kings was at Sutton Hoo in modern Suffolk. Okay, ये अचानक कुछ हो गया, माउस के साथ असल में हाईलाइट करना इतना मुश्किल, इतना इजी नहीं है। सो मॉडर्न सफक, उनमें से जो एंग्लो सैक्सन किंग्स थे उनमें से एक का बरियल प्लेस आज भी जो सटन हू में सफक में है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। The king was buried with armor and placed a ship which was covered with mauna. So जो किंग का जितना भी जेवर था, उसके जो ज़रा थी, आर्मर था, उसके जो असला था, वो सारा उसके समेत उन्होंने उसको वहाँ पे दफना दिया। Parts of west of Britain, including much of what is now Wales, Scotland, and remained free. ये मैंने पहले भी बताया आपको कि चूँकि इनकी इंग्लैंड में सिर्फ हुक्मरानी थी, तो बाकी के इलाके जो थे वो इनके ज़ेर असर नहीं थे। The Anglo-Saxons were not Christians when they first came to Britain. ये आपने समझना है, Anglo-Saxons जब आए थे तो वो Christians नहीं थे। During this period, missionaries came to Britain to preach Christianity. तो missionaries आए Christianity को spread करने के लिए। अब बहुत important part शुरू होता है। Missionaries from Ireland spread religion in the north. तो आपको सवाल ये ट्रू फॉल्स में बाज़ आता है कि मिशनरीज फ्रॉम आयरलैंड स्प्रेड द रिलीजन इन द नॉर्थ, क्या ये सही है या गलत है, तो ये सही है। बाज़ लिखा हुआ आएगा कि इन द साउथ, तो फिर आपको पूछा जाएगा सही है या गलत है, तो वो गलत होगा, नॉर्थ में उन्होंने फैलाया। तो ये भी हो सकता है कि मिशनरीज फ्रॉम स्कॉटलैंड स्प्रेड द रिलीजन इन द नॉर्थ। सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए ताकि ये ठीक हो। The most famous of these was Saint Patrick, who would become the patron saint of Ireland. तो इन जो मिशनरीज थे उनमें से बहुत बड़ा नाम एक जो है वो सेंट पैट्रिक का है, जो कि बाद में पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड बना, ठीक है। तो अभी पैट्रन सेंट की बात आई है तो मैं आपको साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि 4 कंट्रीज हैं, देखें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों कंट्रीज के अपने अपने पैट्रन सेंट्स हैं। पैट्रन सेंट्स हैं यानी वो उनका सबसे बड़ा, आप यूं कह लें कि इमाम है, सबसे बड़ा उनका गुरु है, सबसे बड़ा आप उनका रिलीजियस लीडर कह लें, ठीक है। हर एक का अपना अपना है। चारों कंट्रीज के अपने अपने जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, चारों कंट्रीज के अपने अपने स्पेशल फूड हैं, चारों कंट्रीज के अपने अपने फ्लैग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी हमने इसको हल्का सा इसका अभी टच लिया है, राइट। सेंट कोलंबा हु फाउंडेड ए मोनेस्ट्री ऑन द आइलैंड ऑफ आयोना, और इन्हीं में से एक आदमी थे जिनका नाम सेंट कोलंबा था। वो उसने एक मोनेस्ट्री यानी एक चर्च, एक गिरजा बनाया आइलैंड ऑफ आयोना पे, द कोस्ट ऑफ नाउ व्हाट इज स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक है। सेंट ऑगस्टाइन मिशनरीज फ्रॉम रोम लेड मिशनरीज फ्रॉम रोम हु स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन द साउथ। अब आपको याद है कि हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्थ में जो क्रिश्चियनिटी फैलाई गई थी वो आयरलैंड से आए थे, और जो साउथ में मुल्क का जो कंट्री का जो साउथ रीजन है उसमें जो रिलीजन के ऊपर काम हुआ, मिशनरीज आए, वो सेंट ऑगस्टाइन की क़यादत में आए जो कि रोम से आए, ठीक है। सेंट ऑगस्टाइन बिकेम द फर्स्ट आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। फिर आपको 4 नाम आएंगे और उनमें से सेंट ऑगस्टाइन को आपने चूज करना है, बस ये इसमें यहाँ पे ये वाला ही इंपॉर्टेंट था। ओके, देखें, अभी हमने पहले रोमन्स को पढ़ा, फिर उसके बाद एंग्लो सैक्सन्स को पढ़ा। अब वाइकिंग्स, ये कौन लोग थे? वाइकिंग्स केम फ्रॉम डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। सो वाइकिंग्स जो हैं वो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन से आए। ये इन 3 कंट्री से जो लोग आए, इन्होंने ये भी सारे के सारे लोग आके यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे।
They first visited Britain in AD 789 to raid coastal towns and take away goods and slaves. ये जो वाइकिंग्स हैं कब आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 789 याद रखना है, ठीक है। सो ये लोग आते और आके कोस्टल टाउन यानी कि जो साइली इलाके हैं बीच के ऊपर, वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है वो शिप के ज़रिए आते, पानी के ज़रिए आते ना, ये जो जहाँ से ये आ रहे हैं वहाँ पे दरमियान में रोड का रास्ता तो नहीं है, वहाँ से शिप से आए, उतरे, वहाँ लूट मार की, ग़ुलाम वगैरह लोगों को कैद किया और साथ ले जाते थे। Then they began to stay from their own communities and form their own community in east of England and Scotland. फिर ऐसा हुआ कि फिर वो यहाँ पे स्टे करना शुरू कर दिए। वो आते थे, उन्होंने सोचा क्या हर दफ़ा आके लूट मार करेंगे, इधर ही रह जाते। The Anglo-Saxon kingdoms in England united under King Alfred the Great, who defeated the Vikings. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़ाहिर है जब ये वहाँ से आते, हर दफ़ा लूट मार करके चले जाते, तो यहाँ पे एक किंग था, उसका नाम था किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। तो उसने अपने ज़ाहिर है सारे लोगों को कहा कि छोटी छोटी किंगडम्स होती थी ना, और छोटी छोटी स्टेट्स होती थी, उनमें छोटे छोटे हर एक का अपना रूलर था। तो इसने सबको कहा कि देखें हर दफ़ा ये आके हमें तंग करके चले जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं और इनको डिफीट करें। तो वो सारे इकट्ठे हो गए और इनको उन्होंने डिफीट कर दिया। Many of the Vikings invaders stayed in Britain, especially in the east and north. Okay, अच्छा, जहाँ जहाँ वाइकिंग्स ने अपनी सेटलमेंट्स बनाई, रहना शुरू किया, उन्होंने उन इलाकों के नाम भी अपनी ज़बान में देना शुरू कर दिए। So especially in the east and north of England are known as, for example, Danelaw, Grimsby and Scunthorpe. अब आपको ये तीन, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन ये आता है कि डेनलो, ग्रिम्सबी और स्कंथोप ये किस ज़बान के वर्ड्स हैं, तो आपको याद रखना होगा कि ये वाइकिंग्स के वर्ड्स हैं। फिर कभी क्वेश्चन ये आएगा कि वाइकिंग्स किन एरियाज में सेटल हुए, डेनलो, ग्रिम्सबी और स्कंथोप, कभी कभी एक आ जाता है कि एक नाम चूज करें जहाँ वो सेटल हुए, ठीक है। अब इसमें यह है कि एंग्लो सैक्सन किंग्स कंटिन्यूड टू रूल व्हाट इज नाउ इंग्लैंड एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज डैनिश किंग्स। द फर्स्ट ऑफ दीस वाज नोन एज नॉट और कैन्यूट, आप इसको जो भी मर्जी पढ़ें। एंग्लो सैक्सन किंग्स जो थे इंग्लैंड में उनका मुसलसल राज रहा, रूल रहा, सिर्फ थोड़े से देर के लिए डैनिश किंग्स बीच में से आ गए थे और उनमें से पहला डैनिश किंग उसका नाम कैन्यूट था। ओके, तो बाकी एंग्लो सैक्सन का ही रूल था। In the north, यानी स्कॉटलैंड में, the threat of attack by Vikings had encouraged people to unite under one king Kenneth MacAlpin. अब देखें साउथ में ये हुआ ना कि इंग्लैंड के अंदर सारे लोगों ने यूनाइट होके किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के अंडर उनसे जान छुड़ाई वाइकिंग से। तो नॉर्थ में भी ये अटैक करते थे स्कॉटलैंड वगैरह, उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना इकट्ठे हो जाएं और इनको तो कम से कम डिफीट करें ताकि इस खतरे से जान छूटे। The term Scotland began to be used to describe the country, और फिर तब से इस कंट्री का नाम स्कॉटलैंड है, ठीक है। तो ये जो आपको आइडिया हो गया कि हम पढ़ कैसे रहे हैं, तो ये जो आपने देखा कि जो हाईलाइटेड बिट्स हैं, अगर आप इनको फोकस करना शुरू करें, इसको समझें, तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये इस चैप्टर में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। और इसमें से सिर्फ इस छोटे से पैराग्राफ में से बाज़ वक़्त आपको 2-3 सवाल आ जाते हैं। अब देखें कैसा होता है। In 1066 an invasion led by William the Duke of Normandy, के जो कि फ्रांस में है, defeated Harold the Saxon king of England at the Battle of Hastings. तो इसको मैं पूरे कोई अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा इसको ब्रैकेट किया है, मेरा ख्याल है टाइम वेस्ट करने के बजाय ये पूरा पैराग्राफ आपको बस आपके दिल पे लिखा होना चाहिए, यूँ कह लीजिए। सो 1066 में विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी जो था, जो कि फ्रांस का, नॉर्दर्न फ्रांस का किंग था, वो इंग्लैंड पे अटैक किया उसने। और जब उसने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे उस वक्त किंग हैरल्ड की हुकूमत थी जो कि सैक्सन किंग था। तो दोनों के दरमियान बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई, ये जगह है जहाँ पे इनकी जंग हुई। हैरल्ड was killed in the battle. William became the king of England known as William the Conqueror.
और इस जंग में विलियम जीत गया, हेरल्ड मर गया और विलियम को विलियम द कॉन्करर बन गया, यानी कि वो आके इसका मुल्क का हुक्मरान बन गया। The battle is commemorated in the great piece of embroidery known as Bayeux Tapestry, which is still seen in France today. ओके देखिए, ये चूंकि बहुत बड़ा एक वाक़या था तो इसकी याद में, कमेमोरेट कहते हैं इसकी याद मनाना, उसका एक निशानी के तौर पर एक फ्रांस में एक बेव टेपेस्ट्री का मतलब है कि एक बहुत बड़ा क्लॉथ का पीस था, ठीक है, कपड़े के ऊपर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके तो एक उस बैटल की एक, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, ये है। तो इस कपड़े के ऊपर आप देखें ये घोड़े हैं, तीर चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये उस बैटल फील्ड की, उस जंग की एक किस्म की निशानी है, ठीक है। तो इसका नाम भी बाज़ औक़ात को आ जाता है कि ये जो है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई, इसकी याद में एक जो पेंटिंग बनाई गई थी उसका नाम क्या है, बेव्स टेपेस्ट्री, या वो कहाँ पे है, वो फ्रांस में है। अच्छा, वो बाज़ का पार्ट ऑफ बेव्स टेपेस्ट्री, it's a linen cloth nearly 70 meters long and is embroidered with colored wool. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये जो बेव टेपेस्ट्री है, ये जो पेंटिंग है, ये कितने मीटर लॉन्ग है, 70 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। कभी कभी फीट में पूछा जाता है, 230 फुट लंबी है और इसके ऊपर कलर्ड रंगीन वूल, ऊन के धागों से कढ़ाई हुई हुई है। The Norman conquest was the last successful invasion of Britain and England and led to many changes in government and social structures in England. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। बाज़ का माउस के ज़रिए सारा सही होता नहीं है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी जो फ्रांस से किंग आया था विलियम, इसके बाद इंग्लैंड में कोई भी बाहर से आके अटैक करके जीत नहीं सका और हुक्मरानी नहीं कर सका, यानी ये आखिरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी, ठीक है। नॉर्मन फ्रेंच, द लैंग्वेज ऑफ न्यू रूलिंग क्लास, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वी नो इट टुडे। सो नॉर्मन फ्रेंच, चूँकि दरबार कोर्ट की ज़बान फ्रेंच थी, क्योंकि किंग जो फ्रेंच था, तो इस वजह से इसने यहाँ की ज़बान को बहुत इन्फ्लुएंस किया और बहुत सारे इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं फ्रेंच वर्ड्स वो आ गए, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, आगे चलते हैं। William sent people all over England to draw up lists of towns and villages, the people who lived there, who owned land, and what animals they owned were also listed. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बिट है जो कि आपको याद रखनी है। अच्छा, विलियम ने क्या किया कि विलियम बहुत अक्लमंद आदमी था, उसने पूरे इंग्लैंड में, पूरे जहाँ जहाँ उसकी हुक्मरानी थी, उसने भेजे, एजेंट भेजे, यानी कि जिस तरह यहाँ पे काउंसिल के वर्कर होते हैं, तो उसने लोग भेजे और उन्हें कहा कि आप जाके हर टाउन में, हर सिटी में, हर विलेज में देखें कि कितने शहर हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं, उनके पास कितने जानवर हैं, बच्चे कितने हैं, और वो खुद घर में कितने मेंबर, एक किस्म की मर्दमशुमारी जो होती है ना, उसने कराई। और उनसे कहा कि फिर आप अपना सारा नोट करके वापस आएँ। और जब वो सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते थे ना, तो वो उन्हें एक बहुत बड़ी बुक थी, रिकॉर्ड बुक थी, उसके अंदर उनको चीज़ें नोट करने का कहा गया, एंड दिस वाज कॉल्ड द डोम्सडे बुक। तो वो आके उसमें जिस तरह होता है ना, डेटा कलेक्ट करके फिर आप वहाँ पे उसको एक वेबसाइट्स पे, आजकल तो होता है वो आप उस पर डाल देते हैं, वेबसाइट्स पे डाल देते हैं, या फिर एक सिस्टम होता है उस पर आप डालते हैं और वहाँ से आपको सारी डिटेल्स पता चलती हैं। उस ज़माने में चूँकि ऐसा नहीं था, तो जो लोग भी जहाँ जहाँ से रिपोर्ट्स लाते थे, तो वो एक बहुत बड़ी किताब होती थी, उसको डोम्सडे बुक कहते हैं। उसमें वो सारी चीज़ें नोट की जाती थी कि लेट्स से लंदन में ये है, रेडिंग में ये है, ऑक्सफोर्ड में ये है, कैम्ब्रिज में इतने लोग, मैनचेस्टर में ये, तो सारी डिटेल। इट इज़ स्टिल एग्जिस्ट टुडे एंड पिक्चर ऑफ द सोसाइटी। ये किताब आज भी अवेलेबल है, ज़ाहिर लाइब्रेरी में होती है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में। और फिर वहाँ से अगर आप इस बुक में से पढ़ें तो पता चलेगा कि उस ज़माने में क्या क्या सिस्टम होते थे, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अब आपका होमवर्क ये है कि हमेशा की तरह कि ये जो क्वेश्चंस आपने ये देख रहे हैं ना, ये 10 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज के लेसन में से निकाले गए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को लिखना नहीं है, यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चंस पढ़ें, ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर आप अपनी एक बुक रखें अपने पास, उसमें लिखने के लिए नोट पैड बुक वगैरह जो भी है, उसमें आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें
फिर एक दफ़ा सारे हो जाएं, फिर आप जाके अपना बुक में से देखें, चेक करें कि आपने कितने सवालों के जवाब ठीक दिए। और जब तक सारे सवालों के जवाब ठीक नहीं होते उस वक्त आप उसको पढ़ते रहें। इसका मतलब है कि अभी आप ये लेसन आपको सही तरह से नहीं आया। तो ये चीज़ें अगर बुक नहीं है तो आप वीडियो पीछे जाएं और देखें मैंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ, क्या आप बताया हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह अगर आप करते रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको टेस्ट पास करने के लिए। सो आज का हमारा ये लेसन फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे स्लाइड्स में वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेसन में बात करते हैं। ओके, बाय।